मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान अवश्य करें। जी हाँ, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। आज हमारे साथ जो हैं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि इनका नाम बता दें आपको, फैसल बाबर हैं। और सीधा बात करेंगे, ये एक अभियान को लेकर आज कटिहार पहुंचे हुए थे। सीमांचल के कई इलाके में जो है, कई जिले में जो है इनका जागरूकता अभियान, यूँ कह लें कि मतदाता को जागरूक कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर साहब। कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस ठीक है। अभी आखिर मतदाता को जागरूक कर रहे हैं, क्या लगता है कहीं जागरूक नहीं है क्या वो? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मतदाता जो हैं वो जागरूक हैं, लेकिन जागरूक करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे बिहार में क्या है कि अपने राइट्स को नहीं समझते हैं, वोट की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हम और आप सबको मालूम है कि हमारा जो बिहार है, यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो जो अशिक्षित लोग हैं वो अपने मत के राइट को सही से नहीं समझ पाते हैं, जिसको कुछ लोग मोबिलाइज कर लेते हैं, चाहे वो धन के बल पर हो, बाहुबल के बल पर हो, पैसे के बल पर हो, और जिसके बाद जो है उसके वोट के साथ जो है दुरुपयोग किया जाता है। तो अभी बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पूरे बिहार में जो है वोटर जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें हमारा मकसद ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में जो अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं वो अपने वोट की अहमियत को समझे। और क्योंकि लोकतंत्र में जो है वोट जो है वो रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर लोकतंत्र में वोट की अहमियत लोग नहीं समझेंगे, फिर लोकतंत्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वोट की अहमियत कैसे समझा रहे लोग, कि क्या क्या के बातों को बताना पड़ रहा है जो मतदाता है? देखिए, बेसिकली अभी हम लगातार कई डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। कई ज़िलों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कैडर हैं, वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग ज़िलों में जाकर के जो है समाज के लोगों को समझाने का काम करते हैं कि आपका जो वोट है वो बहुत अहमियत रखता है। आप जो हैं लोकतंत्र में आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए आप अपने मत का जो है दुरुपयोग नहीं कीजिए, सदुपयोग कीजिए। आपके जो मुद्दे हैं समाज के, जो आपके लोकल इशूज़ हैं, आप उन मुद्दों आधारित जो है वोटिंग कीजिए। आप किसी के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बाहुबली के नाम पर, पैसे के नाम पर, धनबल के नाम पर जो है आप वोट का दुरुपयोग नहीं कीजिए, बल्कि आप अपने वोट का जो है समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उपयोग कीजिए। क्योंकि वोट जो है वो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखा जाता है कि जब जब बिहार में विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव होते हैं, तो जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आती है ना, तो वैसे कहीं ना कहीं जाति धर्म के नाम लोग बंट जाते हैं और विकास के मुद्दे से हटकर जाति धर्म के मुद्दों को लेकर वोट कर देते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज है? देखिए, इसमें तो एक तो हमारे जो यहाँ के राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो तो हमेशा ये चाहती हैं कि भाई हम लोगों को बांटें, कभी जाति के नाम पर बांट दें, धर्म के नाम पर बांट दें, जो है ताकि जो है लोग असल मुद्दों से भटक जाए, शिक्षा के मुद्दों से भटक जाए, रोज़गार के मुद्दों से भटक जाए, और जो असल मुद्दे हैं वो गौन हो जाए, और जाति के नाम पर जो है लोग वोट करें, और ताकि समाज में कोई क्वेश्चन करने वाला खड़ा नहीं हो, प्रश्न हमारे कामों पर खड़ा ना हो, बल्कि लोग जाति और धर्म के मुद्दों में उलझ कर रह जाए। इससे कैसे बचा जाए सर? इससे तभी बचा जा सकता है कि जब समाज के सभी लोग, जो खासकर जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समाज के हर लोगों की ये जिम्मेदारी है। सिर्फ ये बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बिहार के हर वो आम नागरिक की जिम्मेदारी है जो लोकतंत्र की अहमियत को समझते हैं। वो घर घर जा कर के जो है लोगों को वोटों की अहमियत समझाए, और वोट जो है ये बताए कि भाई आपका वोट जो है वो बहुत महत्व रखता है लोकतंत्र में। इसलिए आप अपने वोट को किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में या किसी के लालच में आप अपने वोट का जो है दुरुपयोग नहीं करें, बल्कि आपका वोट जो है किसी भी लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति का भविष्य बना सकता है, किसी भी राज्य का भविष्य बना सकता है। तो आप अपने वोट से राज्य का भविष्य बनाएं, बल्कि भविष्य बनाने में कोई बाधा ना हो, ऐसी स्थिति आप पैदा न करें, बल्कि समाज में जो अच्छे लोग हैं उसको आप चयन करके अपने पार्लियामेंट विधानसभा में भेजने की कोशिश करें, ताकि जो आपके मुद्दे हैं वो मुद्दों को उठाए वहाँ पर। सीमांचल के कई इलाके आपने भ्रमण किए हैं, तो क्या कुछ समझ में आया कि क्या मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, सीमांचल तो आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने देखा होगा, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। जस्टिस सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है 2006 की, आप देखेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे तो बिहार का जो खासकर सीमांचल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये बहुत बैकवर्ड है। एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, और उसके बाद जो है पॉलिटिकली बैकवर्ड है। यहाँ पर जो है अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं हैं,
यहाँ पर यूनिवर्सिटी की कमी है, लोगों के जो हैं मुद्दे हैं, अच्छी सड़कें नहीं है, यहाँ के बच्चे जो हैं शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, यहाँ पर जो है कोई मतलब जो है उद्योग धंधे नहीं हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। ख़ासकर आप देखेंगे सीमांचल में, जो आपको ही मालूम होगा कि सीमांचल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोली थी किशनगंज के अंतर्गत। आप देखेंगे कि वो ज़मीन जो है अभी तक दी गई, लेकिन उस ज़मीन पर जो है अब तक कुछ उस तरह से काम नहीं हो पाया। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे गौन, और ये मुद्दे इलेक्शन में नहीं आ पाते हैं। तो हमारा कंसर्निंग यही है कि भाई समाज के लोग, खासकर सीमांचल के लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपके जो मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, सड़कों के मुद्दे, इन मुद्दों पर आप वोट करें। आप जाति धर्म के नाम पर बटकर वोट ना करें। ओवैसी की पार्टी है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? चूंकि जो कई लोग उससे कहते हैं कि किसी एक समुदाय की पार्टी है, वो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बड़ा नाम है, और ख़ास करके जो है आप देखेंगे उनको तो उनकी पॉलिटिकल समझ और उनके काम करने के तौर तरीके जो हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और क्योंकि हम और आप जानते हैं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सभी राजनीतिक दल को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है मतलब जो है चुनाव लड़ करके विधानसभा पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, और कोई भी व्यक्ति अपना दल बना सकता है। तो उसके तहत अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी यहाँ लड़ रही है, तो हम उस पर कुछ क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई हर आदमी आज़ाद है, डेमोक्रेटिक देश है। विपक्ष के लगातार कहते आइए वो हैदराबाद तक ही सीमित रहे तो बेहतर है, चूंकि हैदराबाद उसके लिए ठीक है, इस सीमांचल इलाके में एआईएमआईएम का कोई वजूद नहीं है। देखिए, इस पर हम बस इतना ही कहेंगे आपसे कि हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पार्टी चलाते हैं, राजनीतिक दल चलाते हैं, तो वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई किसी को मना नहीं करता। फैसला तो जनता के हाथ में है, फैसला तो जनता को करना है। एक सवाल समझ में नहीं आया आज तक, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना जो कि अगर एनडीए के विपक्ष में कुछ बोलते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं कि जो ओवैसी साहब कुछ बोलते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, ओवैसी साहब की बातों पर आप लीगल और इलीगल दो तरह की बातें होती है। आप ओवैसी साहब जो बातें कहते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? अगर तो इस पर तो हम यही कहेंगे कि हम तो ऐसा नहीं सुना है कि भाई वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक और संवैधानिक कुछ बातें बोलते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। सीमांचल में बड़ी समस्या है बाढ़, और एनडीए वर्षों से राज कर रही है, 20 वर्षों से लगभग, तो अभी तक इस मुद्दों को खत्म नहीं कर पाई है। क्या लगता है ये सिर्फ चुनावी एजेंडा बन के रह जाएगा? देखिए, मेरा तो वही हम आपको बता रहे हैं कि हम यही चाह रहे हैं कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बाहर आने चाहिए। आप देख लिए सीमांचल में बाढ़ का एक सबसे बड़ा मसला जो आप भी बता रहे हैं, और ये पूरा देश भी जानता है कि यहाँ हर साल जो है बाढ़ आते हैं कोसी की वजह से, और इसमें लाखों घर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लाखों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उसका कोई मतलब जो है सुव्यवस्थित व्यवस्था हमारी सरकार के पास नहीं है। इसमें आप कोई भी सरकार, अब विगत 20 साल से जो है एनडीए की सरकार है बिहार में, आप देख रहे हैं कि इन 20 सालों में क्या सीमांचल के इशूज़ पर, किन इशूज़ पर काम किया गया। आप यहाँ पर न तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा विश्वविद्यालय है, कोई यूनिवर्सिटी है कि यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे एक यूनिवर्सिटी अभी दिया गया है। फिलहाल आप पूर्णिया विश्वविद्यालय को पूर्णिया को जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो इतनी बड़े क्षेत्र में, इतनी बड़ी आबादी में वो भी आप 2018 के बाद एक यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, तो ये तो और दर्शाता है कि सीमांचल कितना बैकवर्ड है। अल्पसंख्यक 18% है, और मुकेश सहनी की भी कुछ कमी, उससे कम ही है परसेंटेज की में। लेकिन जो है जो महागठबंधन की जो बातें बनी है उसमें डिप्टी सीएम मुकेश सहनी घोषित बोलते हैं कि अगर उनकी जीत होती है तो डिप्टी सीएम के लिए चेहरा जो है वो मुकेश सहनी। तो अल्पसंख्यक क्यों नहीं हो सकता है डिप्टी सीएम? फिर देखिए, अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि मुकेश सहनी एक फेस है जी, उनकी जो मुकेश सहनी की जो जाति संघ के लोग आते हैं वो उसका परसेंटेज लगभग 10 से भी कम है, और अल्पसंख्यक की बात कर लें अगर हम, उसका परसेंटेज 18 है लगभग, ठीक है। तो उन्हें कम वाले को आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा जो परसेंटेज 18% अल्पसंख्यक के लोग हैं, वो अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। इस देश में डिप्टी सीएम क्यों बनेगा? चीफ मिनिस्टर बन सकता है अल्पसंख्यक। हम डिप्टी सीएम तक क्यों सीमित हैं? ये भी तो एक सवाल है ना, कि हम डिप्टी सीएम के लिए ही सवाल क्यों करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आप जैसे पत्रकार भी यही सवाल पूछ रहे हैं, समाज भी यही सवाल पूछ रहा है, बुद्धिजीवी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारे डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषित किया गया। भाई आप डिप्टी सीएम तक क्यों सीमित हैं? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकते बिहार के मुसलमान? क्या बिहार के इतिहास मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं रहे?
अब्दुल गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो बिहार में बन सकते हैं मुसलमान मुख्यमंत्री। चीफ उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे मुसलमान। मुसलमान नहीं लग रहा आपको भेदभाव होता है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतना हक नहीं मिल पाता है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये मिलने के लिए तो इसके लिए तो वही तो हम बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है जागरूकता, सबसे पहले जो राजनीतिक जागरूकता है, ये जब तक किसी भी लोगों के पास नहीं आएगा तो वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ सकते। तो सबसे पहले है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर राजनीतिक जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी कैंपेनिंग चल रही है, वही बात लेकर के चल रही है कि आप जो है अपने राजनीतिक अधिकार को जानिए, आप अपने जो है मुद्दों को जानिए, आप अपने जो है कंसर्न को जानिए, तभी जाकर के समाज भी बेहतर होगा, आप भी बेहतर होंगे, आपके बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा। अंतिम सवाल है, एक मतदाताओं के लिए मैसेज क्या छोड़ेंगे आप? देखिए, हम पूरे बिहार वासियों से यही अपील करेंगे, अभी आप देखा है ना, प्रथम चरण का चुनाव तो संपन्न हो चुका है, प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। सेकेंड चरण में जो द्वितीय चरण में चुनाव 11 नवंबर को है। मैं खास करके 11 नवंबर का जो चुनाव जहां जहां चुनाव है, मैं उन पूरे बिहार वासियों से यही अपील करूंगा कि आप द्वितीय चरण में जहां जहां मतदान होने वाले हैं, आप वहां के जो मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, बिजली, आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, आप इन मुद्दों को देख करके वोट कीजिए। आप जाति धर्म के आधार पर जो है वोट नहीं कीजिए। अगर आप जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं तो फिर 5 साल आपको रोना पड़ेगा और फिर आप उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप अपने प्रतिनिधि से सवाल करते हैं तो आपको मूलभूत मुद्दों के साथ उनके पास जाना होगा। आप अपनी डिमांड के साथ उनको वोट कीजिए, न कि जाति के नाम पर, न कि धर्म के नाम पर। मैं पुनः यही कहूँगा कि जो अभी द्वितीय चरण में जो मतदान होने वाले हैं, खास करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं मतदान करें, मतदान का परसेंटेज भी बढ़े। क्योंकि लोग क्या है, बहुत सारे लोग देखते हैं क्या वोट करने नहीं जाते हैं, घर में रहने के बावजूद भी वोट नहीं डालते हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि गांव के हमारी सबसे अपील है, पढ़े लिखे नौजवानों से, युवाओं से, बुद्धिजीवियों से, समाज सेवी से, कि भाई आप अपने क्षेत्र में, आप अपने ज़िलों में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं। जब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा तो लोकतंत्र स्वस्थ होगा, मजबूत होगा और सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा और एक बेहतर जो है मैसेज जो है यहाँ से जाएगा। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम फैसल बाबर है, मेरा ताल्लुक़ पूर्णिया जिला से है और मैं अभी बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है हमारी अभी, और फिलवक्त पटना रहना है हमारा। थैंक यू। यकीनन हमारे साथ जो थे आपको सारी बातें को बताया, मतदाता को जो है मतदान करने के लिए जो है किस तरह जागरूक किया जाए, वो सभी बातें को बताया। बहरहाल यह भी बता दें आपको, कटिहार में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तमाम जो लोग हैं, सभी लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, गाँव तक पहुँच मतदाता को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल कटिहार से शंकर के साथ आमिर खान की रिपोर्ट।